प्यारे साथियों, यदि आप लोग भी क्लास 10th का फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के लिए साइंस यानी कि विज्ञान का जो है ना टोटल 40 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि वायरल क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 में यह पूछा जाएगा। तो देख लीजिएगा, प्रथम पाली में आपका एग्जाम पड़ेगा तो विषय कोड 112 रहेगा, सेकंड पाली में पड़ेगा तो 212 रहेगा। हम लोग सेट कोड ई का भी सोल्यूशन कर रहे हैं। लगातार हम लोग अलग अलग सेट लेकर के आएंगे। आप लोग चैनल पे अगर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए। इसके अलावा जो है ना प्यारे बच्चों, आप लोग इस नंबर पे मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए 98 355 पर आपको अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 10 लिख के भेजना, हम आपको ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। और नेक्स्ट क्लास आपका जो होगा ये शाम में डेली 7:30 यानी कि 6:30 यानी कि 6:30 बजे होता है। तो आप लोग इस टाइम जरूर जुड़िएगा, नोटिफिकेशन वगैरह मिले तो आप जुड़ जाना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों देख सकते हो टोटल 80 क्वेश्चन मिलता है, जिसमें से मात्र आपको 40 ऑब्जेक्ट बनाना होगा। 2 घंटा 45 मिनट का टाइम मिलेगा। टोटल जो है 80 नंबर का आपका एग्जाम होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहला नंबर जो प्रश्न आपसे पूछा, बोला कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा किस प्रकार का होता है। तो समतल दर्पण जो आप लोग घर में आप लोग अपना फेस वगैरह यानी कि अपना चेहरा देखते हो जिस आईना में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मिरर, यानी कि उसमें जो देखते हो वो जो है समतल दर्पण है। तो उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो भी आपको याद रखना है, आभासी यानी कि जो है ना बड़ा बनता है और सीधा बनता है। ठीक है, आभासी मतलब बड़ा और सीधा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है ना बी नंबर होगा करेक्ट है। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल ही राइट होगा, नोट कर लेना है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है 2 नंबर। बोला कि प्रकाश की किरणें गमन करते किस रेखा में। तो याद रखिएगा, प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करेगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही जो है ना राइट हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि गोलियां दर्पण को वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, यानी कि गोलियां दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है 40 सेंटीमीटर है। तो आपको इसकी फोकस दूरी बताना। तो फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, 2 में जो है ना प्यारे बच्चों वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि r/2 होता है। तो यहाँ देखो त्रिज्या मतलब r का वैल्यू यहाँ पर 40 दिया, तो 40 रखोगे, बटे में जो 2 है 2 से काटोगे तो 20 आएगा, मतलब कि आपका 20 सेंटीमीटर होगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन मिले ना तो हमेशा सॉल्व कर लेना। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो बोला गया मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो हमारे आंखों में जो लेंस पाया जाता है वो होता है अब तक कुछ प्रकार का उत्तर लेंस है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग नोट कर लेना। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 5 नंबर बोला गया, दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है कितना दूर तक। तो याद रखिएगा, दूरदृष्टि दोष वाली जो ना, यानी कि किसी को दूरदृष्टि का बीमारी हो गया है तो वो लोग जो है दूर की वस्तुओं को ही देख पाएगा, इसके अलावा नजदीक का साफ उनको नहीं दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किस वर्ण का रंगभेद सबसे अधिक होता है, यानी कि किस रंग का रंगभेद सबसे ज्यादा बड़ा होता है। आप याद रखिएगा 6 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा लाल रंग का, और सबसे कम होता है किसका, बैंगनी का। तो दोनों क्वेश्चन को याद रखना है। 7 नंबर क्वेश्चन बोला गया विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक जो होता है आप याद रखेंगे एम्पियर होता है, जिसे हम लोग ए द्वारा सूचित करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 8 नंबर बोला विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहा जाता है। तो आप 8 का नोट करेंगे, ऑप्शन ए होगा जनरेटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो आप 9 का याद रखेंगे, ऑप्शन बिल्कुल भी करेक्ट होगा, वोल्ट मीटर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 नंबर है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। तो 10 का नोट करेंगे, ऑप्शन सी होगा। ये एक आपका जो है ना ऑस्टेंड हो जाएगा, साथ में टेस्ला। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा, इनमें से दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो 21 मतलब 11 है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का होगा। तो नोट कर लेना, 11 का ऑप्शन डी होगा। ये जो ना सभी बिंदुओं पर समान होगी, ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को याद कर लेना। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 12 नंबर प्रश्न आपसे बोला गया विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहेंगे ना। तो 12 का भी याद रखना है, ऑप्शन ए जगह, इसे हम लोग जनरेटर कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 13 है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा होता है। तो आप नोट करेंगे 13 का ऑप्शन सी हो जाएगा CO2 है ना। ऑप्शन सी नोट कर लीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार आप लोग आ रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है। तो आप 14 का नोट करेंगे, ऑप्शन बिल्कुल ही सी होगा, यानी कि सूर्य को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 15 नंबर बोला गया, ये प्रश्न बोला 2mg + O2, इसका जो समीकरण हुआ तो यहाँ पर 2 को कोमा ले लिया गया और 2mgO बन गया। तो यह किस प्रकार की समीकरण होगी।
तो आपको नोट करना है ये जो समीकरण है ना, ये हो जाएगा संतुलित रासायनिक समीकरण, क्योंकि संतुलित पूरा का पूरा हो चुका है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है 16 नंबर। बोला कि जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में जो ना ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। आप नोट करेंगे, इसे जो कहा जाता है ना, बिल्कुल याद रखिएगा, इसे कहा जाता है उपचयन। ऑप्शन बड़ी नोट कर लीजिएगा। आगे बात करेंगे 17 नंबर की, रासायनिक अभिक्रिया जो ना CuO प्लस H2। तो इसका जब समीकरण किया गया तो Cu, यहाँ पर क्या किया गया, कुछ नहीं किया गया। इस समीकरण को देखना, ये समीकरण था आपका Cu और O प्लस में जो ना H2 है ना। तो इसमें क्या किया गया प्यारे बच्चों, इस समीकरण जो किया गया, देखो ये जो आपका जो ना Cu था शुरू में, इसको Cu यहाँ पर रखा गया, लेकिन यहाँ पर प्लस कर दिया गया। जो O था, O को क्या किया गया, H के स्थान पे दे दिया गया, यानी कि H2 था प्लस में यहाँ पर, तो H2 तो रखा ही गया, लेकिन ये जो O था इसको उठा करके यहाँ पर कर दिया गया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अभिक्रिया जो हुआ है ये H2 का हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, ये आपसे पूछा। तो ये जो कहलाएगा अभिक्रिया जिसका होता है, जिसके स्थान में कुछ जुड़ता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, बिल्कुल उसे हम लोग कहते हैं क्या, ऑक्सीकरण होता है ना। ऑक्सीकरण इसके साथ हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन इसके साथ होता है ना, वो यहाँ से आकर के यहाँ पर सट गया। ये आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है। चलिए 17 हो गया। 18 नंबर को देख लेते हैं। बोला गया वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुल जाते हैं। तो वो किस प्रकार का देगा, अब कोई भी पदार्थ है, जैसे राख आपके घर में होगा, मिट्टी जो खाना वगैरह बनता है चूल्हा पर है ना, तो उसमें जो खाना बनता है वो जो राख वगैरह होता है, उससे आप लोग पानी में देखो भस्म हो जाता है, मतलब कि पूरा कपड़ा मिल जाता है, घुल जाता है ना। तो उससे किस प्रकार का आयन निकलेगा, ये पूछा। तो याद रखिएगा, उससे हाइड्रोक्सिल आयन निकलता है, जिसे हम लोग फॉर्मूला हम लोग कहते हैं OH पर जो है ना सिंगल बॉन्ड। इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन हो जाता है। ये बोला कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्यों होता है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, 19 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल ही D C हो जाएगा। टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है। आगे बढ़ेंगे तो 20 है, हमारा शरीर का pH मान परास कितने के बीच, यानी कि हमारे शरीर में pH मान कितना होना चाहिए तो हमारे शरीर काम करेगा सही ढंग से, ये पूछा। तो बिल्कुल आप नोट करेंगे, अगर 6.0 से 6.8 के बीच अगर हमारे शरीर का pH मान pH परास है तो हमारा शरीर बिल्कुल ही अच्छी तरीके से काम करेगा। चलिए, किस है कि कौन सा और धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में जो ना पाया जाता है। तो आप नोट करेंगे, ये आपका जो धातु होगा ये हो जाएगा ब्रोमीन, जिसे हम लोग Br द्वारा भी सूचित करते हैं। ऑप्शन बी नोट कर लीजिए। तो आइए आगे बात कर लेते हैं हम लोग 22 नंबर का। इनमें कौन सी धातु जो है ना द्रव अवस्था में पाई जाती है। द्रव अवस्था में जो पाई जाएगी, यानी कि लिक्विड कह सकते हो, जो पानी की तरह पिघल जाएगा है ना, तो बर्फ के जैसा जो पिघल जाता होगा, तो उससे हम लोग कहेंगे ये आपका मरकरी। मरकरी जो है आप लोगों के घर में मरकरी जैसे ट्यूबलाइट आप लोग कहते हो ना, तो वो आप लोग अगर जो कांच का होता है उसको अगर आप लोग क्या करोगे, गलाओगे तो पूरा का पूरा पिघलाओगे ना तो पिघल जाता है। चांदी वगैरह को पिघलाओगे तो नहीं पिघलेगा। सिलिकॉन, लोहा, ये सब पूरी तरीके से नहीं पिघलता है, लेकिन वो नॉर्मली पिघल जाएगा, जो अंदर में लगा हुआ रहता है बल्ब, है ना। चलिए अगली क्वेश्चन था इसे कि लोहे को जो ना संक्षारित होने से बचाने के लिए उसकी सतह पर किस चीज़ का लेप चढ़ाना चाहिए। तो आप लोगों के घर में जो गेट वगैरह लोहा का होगा, आयरन का होगा, तो उस पर किस चीज़ का लेप लगाया जाता है, आपको याद होगा। उसको जंग से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेंट करते हैं ना। हाँ, तो बिल्कुल याद रखिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देगा जो है ना यशद लेपन द्वारा, इसे हम लोग यशद लेपन कहेंगे। ये आप याद रखना, नाम इसका अलग हो जाता है क्योंकि साइंस पढ़ रहे हो ना। चलो 24 है कि नाइट्रोजन अणु में कितने जो ना संयोजक बंधन होते हैं। तो आप नोट करेंगे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का फॉर्मूला जो है ना Na2 होता है। तो बताइए सहसंयोजक बंधन कितना होगा 24 का, बिल्कुल याद रखेंगे। सहसंयोजक बंधन इसमें 2 होगा, क्योंकि एक इधर इसके गुना में इसमें है, ये दोनों जुट जाता है, इसलिए हम लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर D होगा। 24 का D नोट कर लेना है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 25, प्रोपेन C3H8 का संरचना सूत्र क्या होगा। तो आप नोट करेंगे, यहाँ पर बोला C3 और H8 बोला है ना, तो संरचना सूत्र पूछा, आप याद रखेंगे 25 नंबर है ना। चलिए C6, हाँ ठीक है। चलो तो 25 का नोट करना, ये आपका V नंबर होगा, नोट कर लेना। इस प्रकार का हो जाएगा है ना। H सिंगल बॉन्ड इस प्रकार से होगा, 3 इसमें है। देखो कैसे पहचानोगे, तो देखो C3 यानी कि 3 गो क्या है, C है, 3 गो C है, तो 3 गो C इसमें देख लो है, दिख गया आपको, पहचान लिया आपने। अब देखो और H कितना होना चाहिए, H यहाँ पर 8 बोला, तो H जो है 8 गो है। H क्या है, 8 गो है, तो हमें 8 गो H देखना होगा। तो गिनो इधर से 1 2
2 3 इधर 3 हो गया, इधर 3 हो गया, 3 3 6, 6 1 7, 7 1 8, तो ये होगा। इस प्रकार से पहचान सकते हो, पहचानने के लिए आएगा। इस प्रकार से कभी भी संरचना सूत्र पूछे ना तो बना लीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 से कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहेंगे, याद रखिएगा। 26 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी होगा, हाइड्रोकार्बन। कार्बन क्योंकि कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन को अगर आप जोड़ दोगे तो क्या बनेगा, कार्बो हाइड्रोकार्बन। इस प्रकार से नाम पढ़ सकता है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 से अक्रिय तत्व कौन होगा, नोट कर लीजिएगा। अक्रिय तत्व आपका हीलियम हो जाता है ना। हीलियम का फॉर्मूला होता है He, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपसे बोला गया 28 नंबर, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो याद रखिएगा ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु जो होंगे 6 होंगे, है ना। कैसे होंगे, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला आपका स्टार्टिंग में होता है O6, है ना। इस प्रकार से O6 होता है ना, तो इसमें 6 जो है O वाला यही पूछा, तो आप इस प्रकार से नोट करोगे, फॉर्मूला याद होगा तो आप बना सकते हो। थोड़ा सा माइंड लगाना होता है, बहुत आसान है। 29 के निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, यानी कि सांस लेने से संबंधित कौन सी बीमारी है, तो आप 29 का नोट करेंगे ना, ऑप्शन डी होगा। एक आपका हो जाएगा डायरिया, है ना, डायरिया नहीं होगा। एक आपका टीबी का बीमारी निमोनिया। निमोनिया में क्या होता है, बच्चे को देखते हो ना, बहुत सारे बच्चों का क्या होता है निमोनिया, यानी कि सांस फूलने लगता है, जोर जोर से वो सांस लेता है, सीना फूलने लगता है, तो वो ये लक्षण जो होता है ना, ये होता है निमोनिया, यानी कि श्वसन तंत्र का। टीबी का बीमारी, जो व्यक्ति टीबी का शिकार होगा उनको भी सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। तो इस प्रकार से नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी डी होगा, बी सी दोनों। अगली क्वेश्चन है 30 नंबर की, मानव हृदय का औसत प्रकुंचलन दाब लगभग कितना होता है, तो आप सीधा याद रखिएगा 120 में हाइपोग्राम, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल 30 नंबर का करेक्ट हो जाएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा 30 नंबर का। अगली क्वेश्चन है 31 नंबर, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, तो आप 31 का नोट करेंगे, डी होगा इनमें से सभी, है ना। आगे बढ़ेंगे। 32 है, अणु के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी, मनुष्य के, यानी कि मनुष्य के सबसे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है इसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में लीवर। लीवर को ही यहाँ पर लिखा भी गया है लीवर, तो कहेंगे लीवर, ऑप्शन ए बिल्कुल और राइट होगा 32 का। चलिए आगे बढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग अगर बात करेंगे तो देख लीजिएगा, यहाँ पर बोला गया 33 नंबर, ऑक्सीजन क्या है, यानी कि O2 क्या है प्यारे बच्चों, तो O2 जो है इसका नाम पड़ता है एक जो है ना, क्या होगा फटाफट से बताइए, बिल्कुल ये आपका जो होगा ना क्या होगा, बिल्कुल चलिए एक हार्मोन है, ऑप्शन ही नोट कर लीजिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन बोला पुष्प में परागकण कहाँ पाए जाते हैं, पुष्प में परागन जो है ना ये कहाँ पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा ये जो पाए जाते हैं ना पुंकेसर में पाए जाते हैं, क्योंकि पुष्प बोला पुष्प में पुंकेसर में। आप ट्रिक वगैरह थोड़ा सा मतलब ट्रिक नहीं, अब माइंड लगाओगे तो हो जाएगा। पहले से कि अंडाणु निषेचित कहाँ पर होता है, तो अंडाणु निषेचित कहाँ होगा, महिला के अंदर क्या पाया जाता है, बताओ फटाफट से, बिल्कुल वहाँ पाया जाता है अंडाशय में, महिला के अंडाशय में, गर्भावस्था होता है ना तो अंडाशय में पाया जाता है, योनि के अंदर अंडाशय में। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 36 है, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, तो 36 का आप नोट करेंगे, तो बिल्कुल इसका जो है ना ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल डी नंबर होगा, गरेगर जॉर्ज मेंडल। और गरेगर जॉर्ज मेंडल ने मटर के पौधा पर भी जो ना प्रयोग किया था, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन हो जाता है हमारा 37 नंबर, कीटों के पंख और चमगादड़ की जो है ना चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं, तो आप नोट कर लेंगे, बिल्कुल ही 37 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि ये समवृत्ति अंग है, ऑप्शन नंबर सी नोट कर लीजिएगा। 38 की निम्नांकित में से कौन जैव और निम्नीकरण पदार्थ है, तो बिल्कुल 38 का नोट करिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि DDT। इस प्रकार से डी है ना, DDT ये आप नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है, तो भूमिगत जल मतलब धरती से पानी किस चीज के द्वारा निकलता है ना, तो पीने लायक पानी पूछा, ये नहीं कि जैसे तैसे जैसे समुद्र वगैरह नहीं आएगा। कुआं का पानी तो पिया जाता है, नदी का तालाब का ये तो नहीं पिया जाता है, समुद्र का पानी तो हम नहीं पी सकते, वो खड़ा होता है, तालाब का पानी भी गंदा वगैरह होता है, नदी का पानी भी प्रॉपर कोई नहीं पीता है, साफ करोगे तब ऐसे नहीं, लेकिन कुआं का पानी या चापाकल का पानी आप डायरेक्ट पी सकते हो। यहाँ पर कुआं का पानी डायरेक्ट इंसान पी सकता है, तो देख लीजिएगा इसका ऑप्शन भी होगा, ठीक है, आप ये याद रखिए। तो चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो देखिए प्राकृतिक संसाधन क्या क्या हो सकता है, तो प्राकृतिक संसाधन जो है यहाँ पर देखिए एक तो आपका जलवायु जो है ये होगा, मिट्टी भी प्राकृतिक संसाधन है, जल भी प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन जीवधारी भी है, तो जीवधारी नहीं होगा संसाधन, ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधन नहीं पूछा। चलो इसका आंसर देखो, यहाँ पर मैं पूरा टाइप कर दिया, इसका पीडीएफ वगैरह मैं आपको दे दूंगा, कहाँ मिलेगा नंबर दिया उस पर कॉन्टैक्ट कर लेना। इसके अलावा इसका पीडीएफ आपको गूगल से भी मिल सकता है, कैसे मिलेगा मैं आपको डाउनलोड करने के लिए चलिए सिखा दो। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और कमेंट बॉक्स में बताओ आज का वीडियो कैसा लगा। तो प्यारे बच्चों
आंसर की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप अपने फोन में गूगल को पैन करके जो है ना सर्च बार का आइकन पे क्लिक कर लीजिए। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हैं ना, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर गूगल या क्रोम ब्राउजर में जाकर के सर्च कर लीजिए। इसके बाद थोड़ा सा ऊपर करिएगा, आपके सामने फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, इस पर क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस पेन होगा। यहाँ पर देखोगे फर्स्ट में क्लास 10 लिखा मिलेगा, इस पर भी क्लिक करके आप लोग वीडियो वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा नीचे थोड़ा सा आओगे तो यहाँ पर क्लास 10 का सेशन और भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी सेशन अभी नहीं बना है, यहाँ पर बन जाएगा। आप चेकआउट वगैरह करना, अगर बन गया होगा तो यहाँ से आकर के डाउनलोड जरूर कर लेना आप।